तकरीबन पहुंचने वाले हैं। भोजाकर के नाम से स्टॉप आता है, वहाँ पे पेट्रोल एक जो ना वो पेट्रोल पंप है, उसका नाम है अरबाब अमीर हसन पेट्रोलिंग स्टेशन, इस नाम से ये गूगल मैप पे डला हुआ है। और यहाँ पे जो रोड इंटरसेक्ट कर रहा है इस वाले रोड को जिस पे हम चल रहे हैं, हम जो चल रहे हैं बदीन मिठी रोड पे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सारी सिमों के सिग्नल ख़त्म हो चुके हैं। अभी सिर्फ जीपीएस की वजह से ये हमारा डॉट टेक चल रहा है। और आगे जाके ये इंटरसेक्ट करेगा नौकोट डीपलो रोड, मतलब लेफ़्ट से राइट नौकोट से डीपलो की तरफ एक रोड जा रहा है जो इस हमारे वाले रोड को जिस पे अभी हम चल रहे हैं इंटरसेक्ट करेगा। वहाँ पे हमने रुकना है, फिर वहाँ से हमने राइट की तरफ जाना है। और जो वहाँ पे हमारे गाइड है उसने जगह बताई है हमको कंडारो सुमरो। तो वैसे तो वो रात से वहाँ पे आया हुआ था, लेकिन हम लोग तकरीबन 3 घंटे जो ना वो लेट है, 3-3.5 घंटे हम लोग लेट हैं। तो वो शायद वापस चला गया। उसने बोला कि आप लोग वहाँ से राइट पे आ जाना कंडारो सुमरो की तरफ, हम लोग आपको आगे मिल जाएंगे। खानावाला गाड़ी अब बहुत आस्ते चल रही है यार, गाड़ी पे लोड है, सांस भरी और चढ़ाई है, बस आई है। और क्या हवा की वजह से, और हवा इतनी तेज़ है, आप हाथ तो ये देखें, हाथ पीछे जोर। ये कितनी स्पीड में चली है हमारी गाड़ी आज मैक्सिमम? 70-80 70-80 में चली है। और हवा नहीं होती तो कितनी चल जाती है? 100-120 चलती है। हवा थी बहुत ज़्यादा तो हम 70-80 पे आए हम लोग। सफ़र काफ़ी लंबा हुआ हमारा। अगर हवा नहीं होती तो ये 100-120 पे हम 2 घंटे पहले पहुंच चुके होते। दिन चढ़ गया है, वहाँ पे लोग आना शुरू हो गए होंगे क्योंकि उन लोगों ने 10 बजे का टाइम दिया था, 8:15 हो गए हैं। ये लोग सुबह हो सकता है आके जमा हुए हों, लेकिन असल में इन लोगों को टेंशन ये थी कि हम जानवर काट के गोश्त बना के इनको देंगे तो फिर वो देगे चढ़ाएंगे। मेरे ख्याल में 15 से 20 देगें बनेंगी वहाँ पे। तो मेरे ख्याल में 18 देगें तो बनेंगी। पहले मैंने जो है ना वो ये देखें घूम रहा है। पहले मैंने इनको गोश्त का अंदाज़ा बताया था 180 किलो, तो 1.5 गोश्त डलता है उसके अंदर चावल के अंदर। तो मैंने इनको बताया था कि आप 120 किलो चावल ले लें, 10-10 किलो की 12 देके बना लें। फिर जानवर हमने बड़े ले लिए इनके लिए, तो फिर मैंने उनको बोला कि गोश्त होगा आपके पास तकरीबन 240 किलो। उसके बाद फिर ये नहीं पता मुझे इन्होंने एडजस्ट किया है उसके देगे कितनी बढ़ाई कितनी नहीं बढ़ाई। बहरहाल उसके बाद फिर हमारा पहले इरादा ये था कि हम वहाँ से गोश्त बना के और सितारा हिलाल सर्विस के अंदर गोश्त रखवा देंगे सुबह 5 बजे की गाड़ी के अंदर। इन लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो लेकिन फिर हमारा ख़ुद यहाँ पे आने का इरादा हो गया। कसाई समेत शहज़ोर में जानवर सारा सामान और कसाई 10 कसाई हैं। हम सब लोग जो है ना रात को निकल आए कि वहीं जाके काटेंगे, वहाँ मज़ा आएगा। और कुर्बानी के अंदर वहाँ के लोगों को शामिल भी करेंगे। तो फिर जब इतना लंबा प्रोग्राम बन रहा था मैंने कहा एक जानवर और डाल दो उसके अंदर। मैंने कल ही ख़रीदा था एक दोस्त से, उन्होंने ख़रीदा था बेचने के लिए, लेकिन उनका फंस गया था, उनके पास उनको टाइम नहीं मिला, तो वो भी बेचारे परेशान थे। तो मैंने कहा आप मुझे दे दो, तो मैंने उनसे वो ले लिया। 3 जानवर हम लोग लेकर आए। अभी शुरू में 2 काट कर इनको दे देंगे ताकि अपनी बिरयानी बनाएं। फिर एक जो है ना हम उस वक्त काटेंगे जब यहाँ पे फुल जो है ना रश होगा। मेरे ख्याल में 30-35 गाँव से लोगों को इन्होंने बुलाया, 300 से ज़्यादा लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। एक अंदाज़ा उससे ज़्यादा ही होंगे, बल्कि जब फुल रश होगा पीक अटेंडेंस होगी उस वक्त इंशाल्लाह मैं सबको दुआ पढ़ा के कुछ फ़ज़ाइल बयान करके फिर ये जानवर जो ना काटूँगा इंशाल्लाह। अकबर भाई तो शायद नहीं पहुँचेंगे। अकबर भाई तो 7 बजे सुबह 8-7 या 8 बजे निकले होंगे, तो वो लोग 12-1 बजे पहुँचेंगे। लेकिन हम लोग इंशाल्लाह ये सारा काम कर लेंगे। तो अभी मंजिल हमारी तकरीबन आने वाली है। बदीन जहाँ पे ख़त्म होता है, बदीन से आगे थरपारकर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होता है। बदीन पूरा डिस्ट्रिक्ट है। तो बदीन से आगे एक स्टॉप आता है, वंगू मोड़ कहलाता है। और बदीन जब बदीन के एंड पे समझे,
वंगू मोड़ से ये देखें, ये बस जा रही है ना, ये सितारा हिलाल सर्विस है, ठीक है। ये जो है वो कराची से उमरकोट तक 4 गाड़ियाँ चलती हैं सुबह से लेकर शाम तक। सुबह 5 बजे पहली गाड़ी चलती है, उसके बाद फिर 2-2, 3-3 घंटे के वक्फे से चलती है और इनका फ़िक्स टाइम होता है। चाहे तो ये बदीन, कोलाची, मिट्टी सब होते हुए वहाँ तक उमरकोट तक जाती है। एक और गाड़ी जो है उमरकोट तक जाती है, वो फिर वहाँ से होके जाती है, हैदराबाद से और मीरपुर खास से होती भी जाती है। ये देखें ये चढ़ाइयाँ कैसी हैं, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो मैं बता रहा था कि वो हम इंशाल्लाह वो 30 जानवर लोगों के सामने इंशाल्लाह ज़िबा करेंगे और फिर उसका गोश्त हम तकसीम कर देंगे। और वहाँ से भेजने का हमारा इरादा था, तो उसके लिए हमने एक पपीता भी लिया था, क्योंकि अकबर भाई ने बोला भाई वहाँ पहुँचे और गोश्त को उनको गलाने में टाइम न लगे। हमने पपीता वगैरह लेके ग्राइंड करके रखा हुआ था। ये स्टॉप आ गया, ये स्टॉप है, देखें ये पेट्रोल पंप है और ये होटल है। ये जो स्टॉप है नया, हमने राइट जाना, राइट। अंदर आएगा कोई? यहाँ पे देखिए बंदा कोई अगर हो तो, ये खड़े हुए हैं शायद। ये जो है ना वो कहलाता है, फटाफट इसके जानवर जो है वो पहले अच्छा जी, ये हम लेफ़्ट को मुड़ रहे हैं यहाँ से। ये पंप भोजा कर का स्टॉप कहलाता है। भोजा कर है, भोजा कर है, ऐसे आज तक समझ में नहीं आया मुझे। ये पंप है यहाँ पे। ये वो मैं बता रहा था वंगू मोड़ से आगे 35 किलोमीटर है। और मैं ये बता रहा था आपको कि बदीन से आगे थरपारकर डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये होटल भी है, बिस्मिल्लाह होटल है, रेस्टोरेंट है, बड़ा अच्छा ये बना है, खूबसूरत। और तो वंगू मोड़ से आगे बदीन ख़त्म होने के बाद थरपारकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर थर के बिल्कुल स्टार्टिंग में, लेकिन थर के पूरी सीनरी के साथ ये जो जगह है ना, ये भोजा कर का स्टॉप है। और हम जिस रोड पे जा रहे हैं ये नौकोट डीपलो रोड है। सीधे जाएंगे तो नौकोट पहुंच जाएंगे और पीछे की तरफ जाएंगे तो डीपलो पहुँचेंगे। 4 बजे को अंदर से बैठा हूँ। हाँ, ये बंदा हमारे 4 बजे से वेट कर रहा है, क्योंकि हमने उनको कहा था कि हम लोग वहाँ से निकलेंगे रात को 11-12 बजे निकलेंगे और 12 बजे निकलेंगे, यहाँ पे 5 बजे पहुँचेंगे। तो ये ज़्यादा 1 घंटा पहले आ गए। लेकिन एक तो रास्ते में हवा बहुत, हमारी गाड़ी स्लो हुई है। दूसरा हम लोग 12 बजे नहीं निकल पाए, हम लोग वहाँ से निकले 2 बजे निकले, क्योंकि हमारे पास गाड़ी में जो जानवर था हम सोच रहे थे फ़ोन पे खाना सुबह से नहीं खाया था, वहाँ पे खाना बनाया और खाया और 2-3 काम निपटाने थे छोटे छोटे। हाँ, इन्होंने रास्ते में गाड़ी के टायर जो है ना बनवाए, पंचर था, स्पेयर व्हील जो है ना पंचर था, उसको बनवाया। और फिर हमको रश बहुत मिला ये प्रमोट वाली साइड पे, अलादीन के सामने। ये वो असल में कौन सा वो है सिनेमा जो है ना, क्या नाम है सिनेमा का? ये सोना के साथ है। आपकी सिनेमा है जो मोड़ से आगे सेंट्रम के सामने, मीटिंग के सामने। तो वहाँ पर जो है वो बहुत रश था। मेरा तकरीबन मैं ख्याल में 15 से 20 मिनट वहाँ फंसे रहे। अब तो मंजिल पे पहुँच गए इंशाल्लाह। अब ये जाके एक और मसला ये है कि जानवरों को चारा मैंने मंगवा लिया था, लेकिन वहाँ पे उनको मौका ही नहीं मिला उनको खिलाने का। कल सुबह रात में इन्होंने नहीं किया। अब इनको पहले लाजमी खाना देना है, पहले अच्छी तरह खा लें, पानी पी लें, उसके बाद आधे घंटे का वक्फा कराएंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और 2 घंटे में निपटा देंगे उसको। ये जो रोड है ये टूटा फूटा है और ऊपर नीचे है, लेकिन बहरहाल बिल्कुल कच्चा नहीं है, पक्का रोड है। और ये कितना हरा भरा है माशाल्लाह से। अगर लोग समझते हैं कि भाई ये पूरा ही रेगिस्तान होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दरख्त भी होते हैं, यहाँ पे झाड़ियाँ भी होती हैं, और अगर बारिशों के बाद आप आएँ तो ये पूरा ग्रीन होता है, ये मट्टी नज़र नहीं आती, हर जगह हरियाली हरियाली होती है।
बहुत अच्छा मौसम होता है। और यहाँ पे आपको वो मोर देखने को मिलते हैं। जगह जगह आपको बकरियों के रेवड़ मिलते हैं। यहाँ के थर की जो बकरियों की बकरी की नस्ल है, वट नस्ल कहलाती है। इसकी बहुत मोटी गर्दन होती है, छोटे कान होते हैं, और ये लोग इसको खस्सी नहीं करवाते क्योंकि मजबूत रहता है। सख्त मौसम के अंदर भी जो है ना उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। खस्सी जानवर जो है ना कमज़ोर हो जाता है। बाकी इनके पास काम धंधा कोई ख़ास तो नहीं है, बस ये बकरियां हैं, लकड़ियां काट के बेचते हैं। लोगों ने मुर्गियां पाली होती हैं, वो बेच देते हैं। पानी का सिस्टम यहाँ पे पहले तो बहुत दूर दूर से लोग पानी लेकर आते थे। अब ये है कि पूरे थर के अंदर अल खिदमत ने बहुत बड़े पैमाने पे, और इसके अलावा बहुत सारी NGOs ने काफ़ी बड़े पैमाने पे जो ना यहाँ पे वो पानी के बोर लगाए हुए हैं, पंप लगाए हुए हैं। लेकिन उसमें एक मसला है, वो बोर सूख जाते हैं, उनकी मेंटेनेंस नहीं हो पाती, तो अच्छा खासा पैसा ज़ाया हो जाता है लोगों का। तो लेकिन हमारे एक बार फारूकी भाई हैं, इनकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है CFW के नाम से, से एक पूरा RO प्लांट, उसका NOC लेके उसको मतलब ये कि उसको ऑपरेट करते हैं अपने फंड्स के पैसों से। और उस प्लांट में इतना पानी बनता है मीठा पानी के, 160 गाँव में पानी मीठा पानी सप्लाई करते हैं। 160 गाँव के अंदर कुएं खोदे हुए हैं, और यहाँ पे एक अपना ट्रक खरीदा हुआ है, और उस ट्रक में पानी लेके जाते हैं। 35 दिन का पूरा ट्रिप होता है एक ट्रक का। 35 दिन में वो पूरे 160 गाँव पूरे करता है। मतलब एक दिन में तकरीबन 4 गाँव में कवर करता है पानी लेके जाना, और इस टेरेन के अंदर पानी दूर दूर तक पहुंचाना। बहुत बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे। इसके लिए बेशुमार फंड्स की ज़रूरत होती है। मुझे कुछ बताया था कि कितने लाख रुपए का फ्यूल लगता है ट्रक के से पानी लेके जाने में, और इसके अलावा जो प्लांट की मेंटेनेंस है वो अलग है। मैं लेकर आया, मैं तो 4-5 ट्रिप यहाँ पे कर चुका हूँ, तो उनको भी दिखाएँगे इंशाल्लाह यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहे हैं अकबर भाई। इसके अलावा जैसे अकबर भाई ने यहाँ पे तकरीबन एक जगह 12.5 एकड़ की, उसके ऊपर मोरिंगा की प्लांटेशन की है। मोरिंगा जो है ना सुहाजना को बोलते हैं। सुहाजना की फली जो है खाई जाती है पंजाब में, ख़ास तौर पे सिंध में भी खाई जाती है। मोरिंगा का जो पाउडर है, पत्तों का पाउडर, इस दुनिया का नंबर 1 सुपर फूड है। और रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 लाख पौधे लगा चुके थे, और मज़ीद भी लगा रहे हैं। इसका पौधा जो ना वो जो ना उसके पत्ते आप तोड़ सकते हैं, फिर पत्तों को तोड़ने के बाद सुखाना होता है। सुबह जो ना वो हल्की सुबह इसको पहले 3 पानियों से धोते हैं। पहले इसको जो ना अच्छा पहले जो है इसको धोते हैं सादा पानी से, इसकी मट्टी उतार लेते हैं। उसके बाद नमक वाले पानी से धोते हैं ताकि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह हैं तो वो ख़त्म हो जाएं। उसके बाद फिर इसको दोबारा सादा पानी से धोते हैं। फिर उसको सुबह की जो धूप होती है, हल्की धूप, उसके अंदर इसको सुखाते हैं ताकि मॉइस्चर इसका सूख जाए। उसके बाद फिर इसको एयर ड्राई करते हैं, मतलब ये कि धूप में नहीं सुखाते बल्कि इसको हवा से सुखाते हैं, क्योंकि धूप में सुखाने से इसकी जो न्यूट्रिशन है वो ज़्यादा हो जाती है। फिर पत्तों की सिलेक्शन भी बड़ी होती है कि इसके अंदर सिर्फ ग्रीन पत्ते इस्तेमाल होते हैं, येलो पत्ते इस्तेमाल नहीं होते। और जो ना वो इसको इतना ड्राई करना होता है कि इसमें मॉइस्चर ना रहे। शायद कोई 3-4% की गुंजाइश होती है, 5% की, उससे का ज़्यादा मॉइस्चर अगर रहेगा तो बाद में इसमें फंगस लगने का ख़तरा होता है। तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड प्रोजेक्ट है, बड़ी इस पर स्टडी की अकबर भाई ने, इसको एक्सपेरिमेंट किया है, अपने ख़ुद यूज़ किया है इसको, अपनी फैमिली में इनकी मदर को यूज़ करवाया है, शायद उनकी 80+ उनकी एज है, और उनको फ़ायदा हुआ है। 3 साल से वो इस काम पर लगे हुए हैं, और वो ये काम इसलिए करना चाहते हैं कि ये अगर यहाँ से बाहर भेजकर अच्छे पैसों में बिक जाता है, जिसके लिए काम चल रहा है, जिसके लिए मैंने अपने ऑफिस के अंदर एक मीटअप करवाया था, उसमें 40 लोग आए थे। उस मीटअप के बाद लोगों का इंटरेस्ट बना तो लोग यहाँ पर आए, हमारा थर का ट्रिप किया, भाई 20 लोग थर आए,
कराची से 5 घंटे ट्रैवल करके 3 गाड़ियाँ बुक करके फिर वापस गए, तो उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की अकबर भाई के साथ। और अभी वो इन्वेस्टमेंट मतलब एक जो है इनिशियल फेज के अंदर है। अब वहाँ पे उसके लिए पूरी ई कॉमर्स की टीम डेवलप की है, क्योंकि अमेज़ोन के ऊपर इसकी पूरी ब्रांडिंग करके इसको सेल करेगी। और कोशिश ये है कि हम जो टॉप सेलर्स के अंदर आ जाएं, क्योंकि हमारे पास ज़मीन बहुत है यहाँ पे और लेबर बहुत है, और सस्ती ज़मीन है, सस्ती लेबर है, और ये सारे प्रोसेस हमने कर लिए हैं। तो आप लोग अगर सुन रहे हैं तो इसके अंदर एज एन इन्वेस्टर पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग आउटसाइड हैं, यूएस के अंदर हैं, वहाँ पे इसको सेल करने में भी हमें हेल्प कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के ज़रिए से इस पूरे थर के एरिया को ग्रीन कर दें और यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिल जाए। और ये इस वक्त एक बेहतरीन रोज़गार है जो कि अकबर भाई ने पूरी मेहनत करके जो ना इसको किया। मैंने उनको देखा, मैं इसको 3 साल से देख रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा वेलफेयर के काम करते थे, मतलब राशन की डिस्ट्रीब्यूशन, कुर्बानी का गोश्त, और जो है ना सर्दियों में सर्दी के कपड़े। फिर यहाँ पे इन्होंने मेडिकल वो एक छोटा सा क्लिनिक खोला हुआ है, स्कूल खोला हुआ है, स्कूल को मतलब स्पॉन्सर किया हुआ है, 3 मस्जिदें बनाई हुई हैं, और डेजर्ट ग्रीन के नाम से फॉरेस्टेशन की हुई है जहाँ पे मोरिंगा भी लगाया है। और भी इन्होंने बहुत सारे काम यहाँ पे किए हैं, लोगों की बहुत हेल्प की है। लेकिन फ़ंड्स की कमी की वजह से जब इन्होंने बिज़नेस की तरफ अपने आप को शिफ्ट किया, तो वो चैरिटी वाले काम इनके ज़ाहिर बात है थोड़े से स्लो डाउन हो गए। और तो अब और पानी वाला जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन ज़ाहिर बात है इनकी लॉन्ग टर्म जो है ना वो अप्रोच है कि हमें जो है ना वो हमारा एक सेल्फ सस्टेनेबल पूरा एक सिस्टम बन जाए यहाँ पे, कि लोगों को खुद जो है ना उनके मेहनत से जो है ना वो कमाई से पैसे मिलना शुरू हो जाए, और इनकी गुर्बत जो है ना ख़त्म हो। क्योंकि ये रिमोट एरियाज़ हैं, लोग इस जगह को छोड़ते इसलिए नहीं है कि यहाँ पे इनकी ज़मीन है और यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ना तालीम है, ना सेहत, ना बहुत फासले बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा मसला पानी का है और बहुत सारे मसाइल हैं। बहरहाल तो अकबर भाई के इस प्रोजेक्ट के लिए आप सब लोग दुआ भी कीजिएगा, इसके अंदर अपना हिस्सा भी डालिएगा कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। आप लोग यहाँ पे आ भी सकते हैं, तकरीबन हर हफ्ते इनका यहाँ पर आना होता है और बहुत आसान ट्रिप है, कितना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे बड़ी अच्छी वेलकमिंग होती है और यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत अच्छा होस्ट करते हैं आपको। अकबर भाई ने शहर के लोगों के लिए प्रॉपर गेस्ट हाउस बनाया हुआ है, उसके अंदर तमाम फैसिलिटीज़ हैं, प्रॉपर वॉशरूम्स हैं, और मतलब आपको लगेगा नहीं कि आप थर में, आप यहाँ पे आके भी आराम से रह सकते हैं। लेकिन ये है कि इस एनवायरनमेंट के अंदर, खुली फ़िज़ा के अंदर आएँ, थोड़ा टाइम गुजारें फैमिली के साथ। अब यहाँ पे जो ज़मीनें इनके पास 3-4 जगह पे ज़मीनें हैं, तो इस पर इनका फार्म हाउस भी इस्टेब्लिश करने का इरादा है। लेकिन ज़ाहिर बात है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होंगी फ़ंड्स के साथ साथ। तो ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल बहुत है, बहुत बड़े पैमाने पे इसको स्केल किया जा सकता है। और अकबर भाई फोकस्ड हैं, डायरेक्शन उनकी बिल्कुल सही है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको साथ मशवरा देने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम लोग उनके साथ शामिल हैं। और इन्वेस्टर हैं माशाल्लाह से। मैंने उनको मशवरा दिया था कि आप जो है ना वो इस प्रोजेक्ट को अपने तक लिमिटेड ना रखें या अपने क्लोज सर्कल तक लिमिटेड ना रखें, बल्कि इसको ओपन कर दें। और इसके लिए इसमें जितने ज़्यादा लोगों का रिस्क शामिल होता है उतनी बरकत आती है। उनको ये बात क्लिक कर गई और फिर उन्होंने इससे बैकआउट नहीं किया। थोड़ी मुश्किल हुई शुरू में हमको इन्वेस्टर जमा करने में, लेकिन फिर उन्होंने इससे बैकआउट नहीं किया। और अब हमें नज़र आ रहा है इसका फ़ायदा कि इतने सारे इन्वेस्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं कि अभी तो हमें $33,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए थी एक कंटेनर भेजने के लिए। लेकिन जो हमने क्या शर्त ये लगाई थी कि हम एक इन्वेस्टर से सिर्फ $1,000 ही लेंगे, और कुछ इन्वेस्टर्स को हमने फैसिलिटेट किया था कि वो $200 भी डाल के जो ना इन्वेस्टर के तौर पे आ सकते हैं। तो इससे हुआ ये कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स का पूल हमारे पास जमा हो गया। आगे हमें एक कंटेनर की जगह 4 कंटेनर भेजने पड़ गए अगर, जो कि पोटेंशियल है। अभी जो इसकी प्रोडक्शन है ज़मीन की, इतनी प्रोडक्शन है कि ये 3 कंटेनर का माल हर महीने यहाँ से जा सकता है। पत्ते सुखा के उसका पाउडर बना के, पाउडर को कैप्सूल में भर के, कैप्सूल को बोतलों में डाल के 60 कैप्सूल्स का बोतल बनेगा, 500 मिलीग्राम का कैप्सूल बनेगा। उसका जो कवर होगा वो राइस का, वो क्या कहते हैं उसका होगा। और जो है ना उसके अंदर मतलब बेहतरीन न्यूट्रिशन है, बहुत सारी बीमारियों की जो है ना शिफा है, और बहुत
ताकतवर चीज़ है, तो दर्दों में काम आती है, एनर्जी के लिए काम आती है। सुपर फूड है, सुपर फूड आप समझ सकते हैं, सुपर फूड के जो फंक्शंस होते हैं, तो इसका बहुत पोटेंशियल है। लोकली अभी हम काम नहीं कर रहे, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिट के नुक्ते नज़र से देख के इसको प्रोजेक्ट को बढ़ाना है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह लोकल भी देख लेंगे। तो ये अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटीज़ जनाब बनाई जा सकती हैं प्रॉफिटेबल। एक तो लाइव स्टॉक का काम है यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम है। एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए होता है, यहाँ पे बड़ा पानी है, एक्सेस पानी है इनके पास। वो इसलिए कि आरओ प्लांट का वेस्ट वाटर इनके पास बहुत सारा है। वो क्या नाम है, वेस्ट वाटर जो ना वो काफ़ी, इसका TDS लेवल काफ़ी हाई होता है, लेकिन बहरहाल उससे कुछ प्लांट्स की प्लांटेशन उससे हो सकती है। लाइव स्टॉक का मेन काम है। लाइव स्टॉक पे में आप यहाँ पे जो ना वो बछड़े भी पाल सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके और यहाँ पे छोड़ दें चराई के ऊपर। आसपास बहुत सारा चारा है, और कुछ अपना जो है ना वो 5-6 एकड़ पे 10 एकड़ पे चारा लगा भी लें। जब आसपास चारा बिल्कुल ख़त्म हो जाए, खुश साली हो, बहुत अरसे से बारिश ना हुई हो, सब सारा चारा सूख चुका हो, तो फिर भी आपके जानवर जो है ना वो उनको नुकसान ना हो, और वो उनको अपनी ज़मीन से ही चारा जो है ना वो मिलता है। और बाकी इंशाल्लाह काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, और अपडेट्स इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी। अभी हम जा रहे हैं कुर्बानी करने के लिए। शहर से 3 जानवर लेकर आया हूँ, और इसके लिए एक व्यापार का सीज़न होता है। हमारी गाँव देहात से जानवर खरीद के छोटी मंडियों में लेके जाते हैं, और छोटी मंडियों में से बड़ी मंडियों वाले व्यापारी उनसे ख़रीद लेते हैं। फिर वो शहर आता है, माल शहर में बिकता है। तो ये पूरे साल की जो उनकी मेहनत होती है, उसका उनको जो है ना वो पैसे मिल जाते हैं। वो पैसे से वो आगे तो कुछ नहीं कर सकते, वो पिछला ही कर्जा अदा करते हैं। तो ये लाइफ इनकी चलती है। अच्छा, ये देखिए सामने पब्लिक बस भी आ रही है, ये नौकोट से डीपलो की तरफ जा रही है ना। तो मतलब ये कि कोई अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके भी आना चाहे तो आ सकता है। ये देखें, ये बस है। ये यहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसमें इंसान, जानवर, सामान सब चलता है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे ये जो लोकल जो क्या नाम है खुदरो पौधे हैं, ये आँख का पौधा है। इसका जो वो होता है अर्क निकलता है, उसके ज़रिए से जनाब वो एक वो बना सकते हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना सकते हैं। और फिर यहाँ पे जो ना ये कीकर का जो पौधा है, इसकी तो खैर लकड़ी बिकती है, लेकिन इसका भी देखा जा सकता है कि इसका और मज़ीद क्या कर सकते हैं। बाकी यहाँ की जो मिट्टी है, इस मिट्टी से ये ना ये लाल ईंटें बनती हैं। तो आप अगर ट्रैवल करेंगे इस रोड पे, आपको जगह जगह जो ना वो नज़र आएंगे, लाल ईंटों के भट्टे नज़र आएंगे। तो वो उन्होंने यहीं से लकड़ी काट के, इनको फ्यूल भी यहाँ से मिल जाता है, मिट्टी भी यहाँ से मिल जाती है, लेबर भी सस्ती मिल जाती है। 300-400 रुपये दिहाड़ी पे लेबर मिल जाती है। और फिर वो इसको ईंटें बनाते हैं इसकी, और उसके बाद फिर उसको जो है वो पूरा एक बहुत बड़ा घर बनाते हैं ईंटों का, उसके अंदर आग लगा देते हैं, और पता नहीं है कि 1 हफ्ते तक आग लगी रहती है। तो वो बिल्कुल पक के ना बिल्कुल तैयार हो जाती हैं ईंटें। यहाँ पे ये ईंटें बनाने की सनत भी काफ़ी है। ये भाई किसी ने पिच भी बनाई हुई है यहाँ पे क्रिकेट के लिए। अच्छा जी, ये रोड मैंने आपको रोड दिखाते दिखाते बहुत सारी कमेंट्री भी कर दी है। ये देखिए दुकान बनी हुई है। अब आगे जो है वो ये रेत है, रेत के पर बाइक थोड़ी स्लिप कर रही है आगे वाली। ये रेत, आगे वाली रेत हटा रहे हैं वो देखें। तो यहाँ पे आपको रूरल एरियाज़ के अंदर जगह जगह कहीं ऐसा होता है कि लोग आपको ना रोडों की मरम्मत करते हुए नज़र आएंगे। रोडों की मरम्मत करते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड ये होता है कि जो मरम्मत कर रहा हो उसको आप कुछ ना कुछ देते हुए जाएं। थोड़ा हल्का करना, आगे आओ, आगे आगे आगे। ये दे दो, ठीक है। ये काम कर
जो है ना फ़ी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं। तो बस ये जो भी राहगीर होते हैं तो वो इनको जो है ना वो कुछ ना कुछ खर्ची देते हुए चले जाते हैं। तो ये मैंने मेहर जबल के अंदर भी बहुत देखा है। मेहर जबल की जो पहाड़ी है उसके ऊपर जो रोड है, वो रोड के ऊपर जो है वो जब जाते हैं तो जगह जगह से टूटा हुआ है बारिश की वजह से, उसको दोबारा रिपेयर नहीं करवाया। तो वहाँ पे एक बंदा है, वो पत्थर जो है ना वो लगाता रहता है और रोड को सीधा करता रहता है। तो ये मैंने दो तीन जगह ही देखा है। बाकी शहर से निकलेंगे इधर इन जगहों पे ट्रैवल करेंगे तो एक तो यही भी एहसास पैदा होगा कि भाई अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दी हुई हैं। दूसरा, इंसान नेचर के करीब आता है ना तो थोड़ा सा बहुत सारी चेंजेस आती हैं उसके अंदर। शहरों में जब लाइफ गुजार रहे हैं वो बिल्कुल उन फैसिलिटीज़ के हम ग़ुलाम बन चुके हैं, और हम जो है ना वो अपनी खुशी, अपनी रिफ़्रेशमेंट, अपनी रिजुनेवेशन, ठीक है, अपनी वो ढूंढ रहे होते हैं पैसे के अंदर। पैसा खर्च करके जाएंगे हाईवे पर और 10-10 हज़ार रुपये का खाना खा लेंगे, और इसी तरीके से पैसा खर्च करके जाएंगे प्ले लैंड्स के अंदर। और मतलब ये कि और यहाँ पे आप आएँ, आप उससे ज़्यादा रिजुनेवेट होके जाएंगे बिल्कुल फ्री में, फ्री फोकट में। कि नेचर है ना, नेचर अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत को जो है ना, इंसान को मिट्टी से बनाया तो इंसान मिट्टी के करीब रहना चाहता है। और फिर ये लाइव स्टॉक है, ये इंसान की फितरत के करीब है। इसी तरीके से जो है ना ये पौधे हैं, दरख्त हैं, पौधे हैं। शहरों में तो शहर तो हमारे कंक्रीट का जंगल बन चुके हैं, और इसकी वजह से गर्मी भी वहाँ पे शहरों में शदीद हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे पौधे ही नहीं है, दरख्त ही नहीं है। तो मेरे ख़्याल में महीने में एक ट्रिप कम से कम बाहर का होना चाहिए, और ट्रिप आप जब जाएं तो ओवरनाइट ट्रिप होना चाहिए। आप रात को वहाँ पे रुकें, फिर यहाँ के नेचर को एंजॉय करें, खुले आसमान के नीचे सोएं। यहाँ पे आपको रात को इतना खूबसूरत आसमान नज़र आएगा कि शहर में वो मुमकिन ही नहीं है। धुएँ की वजह से और पोल्यूशन की वजह से, मिट्टी की वजह से पूरा आसमान जो है ना वो सारा क्लियर नहीं होता। यहाँ पे पूरा क्लियर आसमान है। यहाँ पे आप बकरी का दूध जो है ना वो ताज़ा निकाल के उसके साथ पिए, और यहाँ पे आप जो है ना ये नॉर्मल जो चीज़ें खा के भी ना आपको बड़ा मज़ा आएगा। वो जैसे यहाँ पे ये लोग वो बनाते हैं, आलू की तरकारी बनाते हैं, आलू की भजिया हम लोग बोलते हैं। ये लोग तो उसको बस आलू को इसके स्लाइसेस काट के ना उसको तल के छोटा सा सालन सा बना लेते हैं, हल्का सा मसाला डाल के उसको, वो भी बड़ा मज़े का लगता है। रोटियाँ बड़ी मोटी मोटी होती हैं इनकी, साथ में मक्खन होता है, वो जो इन्होंने अपने बकरियों के दूध से थोड़ा बहुत निकाल के रखा होता है, उसी को घी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो घी भी बनाते हैं बल्कि उससे। और लस्सी होगी साथ में, जो है ना वो दूध की लस्सी, क्या कहते हैं उसको, कच्ची लस्सी कहते हैं ना, नमक वाली लस्सी होती है। वो शहर वाली नहीं होती, वो दही वाली, गाढ़ी और मलाई वाली, और क्या नाम है, मीठी वाली। यहाँ की अलग लस्सी होती है, गर्मी के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती है। बाकी यहाँ पे बाइक वाले अगर सफ़र कर रहे होते हैं ना, आपको देखा होगा बाइक वालों के साथ एक थैला टंगा हुआ होता है। वो लेफ़्ट पे और राइट पे उसका वज़न होता है, उसके अंदर इन्होंने सारा जो ना वो उसका सामान रखा हुआ होता है, पंचर का सामान, पंचर की पूरी किट होती है इनके पास। क्योंकि कहीं भी रास्ते में बाइक अगर पंचर हो गई तो पंचर की दुकान नहीं मिलेगी, खुद ही पंचर लगाना होगा। क्या कह रहे हो? अकबर भाई नहीं, अकबर भाई तो 7 बजे निकलना था उन्हें वहाँ से, भी तो हमारे 2-3 घंटे बाद पहुँचेंगे। बाकी यहाँ पे ज़मीन इन लोगों की बहुत होती है, और इस ज़मीन पे मोस्टली इनका कब्ज़ा ही होता है। थोड़ी बहुत ज़मीन शायद इनके नाम होती होगी, मौरूसी ज़मीन। अगर वो सर्वे में आ गई होती है तो, वो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी कुछ सर्वे हुआ था, तो जो ख़ानदान वहाँ पे आबाद थे तो उन्होंने उनके नाम पे कागज़ात दे दिए थे, तो वो सर्वे लैंड कहलाती है। उसके बाद फिर पता नहीं कब सर्वे हो, कितनी मरतबा सर्वे हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन अक्सर और बेशतर लोगों के पास बस कब्ज़े की ज़मीन होती है। और जिसकी सर्वे लैंड होती है, जिसकी अपनी मौरूसी ज़मीन होती है, और वो फिर उसके आसपास का सारी ज़मीन उसके कब्ज़े में होती है, और कोई वहाँ पे नहीं आ सकता। हाँ, ऐसे लोग होते हैं जिनकी कोई ज़मीन नहीं होती, बहुत कमज़ोर होते हैं, मतलब वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते,
और तो उनको क्या करते हैं फिर ये बाकी जो ज़मीन वाले होते हैं ना, ये फिर अपने पास बिठा लेते हैं, उनको अपना हारी बना लेते हैं या उनको ऐसे ही बिठा लेते हैं, भाई ठीक है तुम हमारी ज़मीन पे रिहाइश इख्तियार कर लो, मज़दूरी करते रहो, हमारे पास मज़दूरी करनी है तो करो, नहीं करनी नहीं करो, लेकिन बस यहाँ पे रह सकते हो तुम्हें, उनको इजाज़त दे देते हैं। तो ये ज़मीन जो है ना वो यहाँ पर सिंध का जो निज़ाम है, पंजाब का मुझे पता नहीं, लेकिन सिंध का निज़ाम ये है, ज़मीन जो है वो आपकी कब्ज़े के बुनियाद पर है, आपका कब्ज़ा है तो आपकी ज़मीन है। अब ऐसा भी होता है कि जैसे मैं वहाँ गया गडाप में, तो वहाँ पे मुझे मेरी बात हुई वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे पहले वहाँ पे 3-4 रहे हैं, तो एक बलोचों में बलोच भी, एक कौन सा रिंद बलोच थे पता नहीं कौन से, तो वहाँ फिर वहाँ पे ख़ास खेली भी रहते हैं, वहाँ पे ये भी बुरफत भी रहते हैं, फिर बुरफत की एक सब कास्ट है, कानड़ो वो लोग भी वहाँ पे रहते हैं, और वहाँ पे और भी 3-4 कास्ट हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो बलोच थे ना, तो एक मरतबा हमारे दादा के पास मेहमान आए थे, ठीक है, तो उनकी बेटी थी, पता नहीं छोटी सी बच्ची थी, तो उसको उन्होंने गिफ्ट दिया, कोई शायद एक थोड़ा ज़मीन का टुकड़ा गिफ्ट किया, और उसके बाद फिर उन्होंने उनके पूरे ख़ानदान को बोल दिया कि आप यहाँ पे आके सेटल हो सकते हो। तो जो लोकल्स हैं, लोकल्स की इजाज़त के साथ, लोकल से दोस्ती के साथ आप आके ज़मीन का एक टुकड़ा ले सकते हैं, फिर वो ज़मीन आपकी हो जाएगी। लेकिन अदरवाइज़ कोई आए और क्या नाम है, अब जो गवर्नमेंट की ज़मीन है वो तो खैर आप गवर्नमेंट से ख़रीद सकते हैं, उसको आप लीज़ पे ले सकते हैं। गवर्नमेंट की ज़मीन लेने का तरीका ये होता है कि आप गवर्नमेंट से उसको पहले लीज़ पे लेते हैं कि भाई मैं इसको ज़मीन को आबाद करूँगा, यहाँ पे रिहाइश करूँगा। वो तो गवर्नमेंट पहले 32 साल की लीज़ देती है आपको, और लेकिन वो लीज़ अभी सारे सिंध में बंद हुई हुई है। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो 32 साल की लीज़ आपने उसको आबाद कर लिया, वहाँ पे आप रिहाइश आपकी है, वहाँ पे आपकी आबादी हो गई, तो नेक्स्ट टाइम जब आप लीज़ के लिए अप्लाई करते हैं फिर आपको 100 साल की लीज़ मिलती है। तो फिर वो 100 साल तक आपसे कोई खाली नहीं करवा सकता, और कोई और उसको लीज़ भी नहीं करवा सकता अगर आपके पास उसकी लीज़ है ना, 32 साल लीज़ आपके पास थी। उसके बाद फिर वो 100 साल की लीज़ मुकम्मल होने के बाद फिर आपको वो ज़मीन जो है ना वो आपके नाम पे हो जाती है, फॉर्म 7 वगैरह बन जाता है, उसका सर्वे हो जाता है। तो ये सारा ज़मीन का निज़ाम है यहाँ पे। लेकिन ये सारा निज़ाम जो है ना बस जिसकी लाठी उसकी भैंस पे चल रहा है, और प्रॉपर निज़ाम नहीं है, इसीलिए सिंध पीछे है। यहाँ पे कोई काम करना चाहे तो उसको कोई सिक्योरिटी नहीं है, और जो है ना उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि किस तरीके से जो है ना ज़मीन को बाय करें। मतलब अगर गैर आबाद ज़मीन है और आपने उस पर सारी मेहनत करनी है, और दूर दराज भी है, और जो है ना वो अगर आपको लाखों रुपए के अंदर मिल रही है, और जो लोग आपको बेच रहे हैं उनका उसमें कोई कमाल नहीं है, उनका सिर्फ कमाल इतना है कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वहाँ गुजारी है। खैर ये बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है, ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी वहाँ गुजारी है। उनकी नहीं, उनके बाप दादा ने भी गुजारी है, उनकी पूरी 3-4-5-6 नस्लों ने वहाँ पे अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजारी है, तो उनका हक़ बनता है कि वो उनकी ज़मीन है। लेकिन ये जो होता है ना कि ख़ुद जो बड़े बड़े वडेरे होते हैं, ठीक है, आपकी अपनी जो ख़ानदान के लिए जितनी ज़रूरत थी उतनी ज़मीन आपके पास थी, कब्ज़े में थी, और आपने उसको अगर बेचा, आप जितने की मर्ज़ी बेचें उसको, और जिसको लेना होगा वो लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा। लेकिन अपनी ताकत की बुनियाद पर और मज़ीद ज़मीन कब्ज़ा करते रहना और बेचते रहना, कब्ज़ा करते रहना और बेचते रहना, ये गलत है। इसके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। लेकिन खैर ये बात जो है ना वो अगर कोई शहरी लोग काम करना चाहते हैं तो उनको भी ये बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि यहाँ गाँव के रूल गाँव के होते हैं। तो वो कहते हैं ना जो रूम और सीज़र वाली कहावत है ना, वो फ़ौरन मेरे ज़हन में नहीं आ रही। तो जहाँ जो जगह है वहीं का उसूल होता है, तो यहाँ पर जो उसूल है आप भी अगर सेक्रीफाइस कर सकते हैं, आके इन हालात के अंदर रह सकते हैं, और तो ठीक है आप आ जाएं। आपको कोई भी जो ना जान पहचान वाला किसी से भी आपकी दोस्ती हो, आपको अपनी कुछ ज़मीन दे देगा, वहाँ पर आप आएँ, बैठें, अपने इस्टेब्लिश करें अपने आप को, ज़मीन को इस्टेब्लिश करें, अपना ख़ानदान बढ़ाएँ, आहिस्ता आहिस्ता और ज़मीन लेते रहें आहिस्ता। तो जब आप आके जगह बैठ जाएंगे तो फिर आपको ज़मीन सस्ती भी मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये अच्छा, मैं वो ये बता रहा था कि गडाप के अंदर मैंने देखा है कि गडाप के अंदर लोग बेतहाशा ज़मीनें बेच रहे हैं,
मैं उनसे पूछता हूँ भाई आप ये ज़मीनें बेच रहे हैं तो आपको फिक्र नहीं है कि ये ज़मीन आपकी ख़त्म हो जाएगी, ये क्या होगा? वो बोलते हैं हमारे पास बहुत ज़मीन है। मतलब बहुत ज़मीन का मतलब है कि अनलिमिटेड है, ये ख़त्म होगी तो और आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये कि वो एक ज़मीन का टुकड़ा बेचते हैं, उनके पास साल भर के पैसे जमा हो जाते हैं और फिर वो जो है ना साल बैठ के खाते हैं। तो ये जो क्या नाम है, सुस्ती कायली या इसको हडरामी बोलें क्या बोलें, ठीक है, ये जो एक निज़ाम है जिसकी वजह से सिंध बहुत पीछे है। मतलब आपके पास 100 एकड़ ज़मीन है लेकिन आप अपनी ज़मीन को काश करने के लिए आड़ती से सूद पर कर्ज़ा ले रहे हैं, या फिर आप उससे मुआहदा कर रहे हैं भाई मैं अपना सामान तुमको ही बेचूँगा, और अगर आपको फसल में नुकसान हो गया तो फिर आप उसके कर्ज़दार हो गए, आप उसको सूद पे आपको उसके पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे। भाई अपनी ज़मीन में से ही 10 एकड़ बेच के और अपना पैसा लगाओ, उस पर मेहनत करो। अब मेहनत भी खुद नहीं करेंगे, अपनी ज़मीन है, अपनी औलादे जो हैं, अपने जो चचा भतीजे हैं सारे जो है ना, पूरा ख़ानदान तो वो लगा होगा जॉबों के अंदर। वो तो जिसके पास जितनी ज़मीन है उसकी इतनी जो है ना वो पहुँच है, वो पॉलिटिक्स के अंदर इतना एक्टिव है, और वो तो जो है ना वो सरकारी नौकरियाँ लेके और घर पे बैठ के तनख्वाह मिल रही होगी और ज़मीन पर काम करने के लिए बुलाएंगे हारी को। ठीक है, और हारी जो है ना वो काम करेगा, मेहनत करेगा, और उसके बाद फिर जब फसल में फ़ायदा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और फिर होंडा भी नई की नई चमचमाती होंडा भी ख़रीदी जाएगी और गाड़ियाँ भी ख़रीदी जाएंगी। और अगर नुकसान हो गया तो फिर वो परचून वाले के जो पैसे हैं ना वो भी नहीं दे सकते। परचून वाले से सारा साल उधार पे राशन लेते हैं ना, फिर वो राशन देना ही मना कर देता, फिर इधर उधर से उधार पकड़ना पड़ता है। और फिर यही लोग जो ज़मीन के मालिक भी होते हैं, यही लोग जब शहरों से लोग NGO वाले राशन बांटने के लिए आते हैं तो ये लोग सबसे आगे लाइन में होते हैं। तो यार NGO वालों को भी एहतियात करनी चाहिए कि ये देख कर दें कि किस पे ज़कात लगती है और किस पे नहीं लगती। तो जो उसके लिए ये है कि यहाँ जो हारी हैं, जो मज़दूर हैं, जब आप जाएं तो उनको जो ना वो पहले आइडेंटिफाई करें कि कौन से हारी हैं, कौन से मज़दूर हैं, किन के पास ज़मीनें नहीं हैं, किन के पास लाइव स्टॉक नहीं है, उनको दें। क्योंकि जिनके पास ज़मीनें हैं, लाइव स्टॉक है, उनके पास ज़कात नहीं लगती। हाँ, एक बात ज़रूर है कि उनके बच्चों पे लग जाती है। उनके बच्चे भी जो है ना वो बड़े कस्म पुरसी की हालत में ही होते हैं, बच्चे बेटे बेटियाँ, तो उनको दी जा सकती है, लेकिन जिसके नाम पर ज़मीन है उसको नहीं दिया सकता। तो बहरहाल ये सारे बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं यहाँ पे आते आते चीज़ें हैं जो ना मुझे ये अभी तो खैर मैंने जो रिकॉर्डिंग की है 1 घंटे की और भी रिकॉर्डिंग में कर सकता हूँ जो एक्सपीरियंसेस यहाँ पे मुझे हुए हैं। लेकिन बहरहाल अब ये मैं आ गया हूँ, ये है हमारा पॉइंट जहाँ पे हमने सारा जानवर काट के खाना बना के लोगों को खिलाना है, और यहाँ पर लोग जमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले से, लेकिन और भी आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। ठीक है जी, इस वाली वीडियो के लिए इतना ही है। ये मुनव्वर भाई हैं। सलाम वालेकुम। मुनव्वर भाई बहुत माजरत, हम लोग लेट हो गए भाई, बहुत लेट हो गया। अभी जल्दी करेंगे इंशाल्लाह।